हमारे सौरमंडल में जीवन की सबसे ज्यादा संभावनाएं अगर कहीं पर मौजूद हैं तो वो है हमारा पड़ोसी मंगल ग्रह। सालों तक किए गए वैज्ञानिकों के अध्ययनों से हमें ये पता चलता है कि ये लाल, छोटा और काफी ठंडा ग्रह अपने शुरुआती दिनों में काफी हद तक हमारी पृथ्वी की तरह था। मंगल पर हमारे द्वारा भेजे गए मिशंस ने हमें बताया कि आज से कई अरबों साल पहले इस ग्रह पर लिक्विड वाटर की नदियां और कई विशाल झीलें मौजूद हुआ करती थीं। आज के मार्स को देखकर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आज के समय में मौजूद मंगल की भयानक दुनिया में किस तरह से जीवन की संभावनाएं मौजूद रही होंगी। मंगल ग्रह, इसका खुद का अपना एटमॉस्फेयर है जो कि पृथ्वी की तुलना में काफी पतला है, लेकिन फिर भी ये एक एटमॉस्फेयर की तरह ही काम करता है। मंगल ग्रह के लिए हमारे द्वारा बहुत से मिशंस एग्जीक्यूट किए जा चुके हैं, जिनसे हमें इस लाल ग्रह के बारे में और भी ज्यादा करीब से जानने का मौका मिला है। आज भी हम मार्स पर बहुत से मिशंस के थ्रू इसे लगातार स्टडी कर रहे हैं और जीवन की संभावनाओं के सबूत हम लगातार वहां पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम जितना इसके करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं, हम इसमें उतने ही उलझते चले जाते हैं। मंगल ग्रह का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने पिछले साल क्रिसमस पर विज्ञान प्रेमियों को एक जबरदस्त गिफ्ट दिया था। वैज्ञानिकों ने कहा था कि 24 दिसंबर सन 2021 को उल्कापिंड मंगल की सतह से टकराया था, जिसके कारण मार्स की जमीन पर भूकंप के झटके आए थे। वहां पर हमें भूकंप के झटके देखने को मिले थे। ये टक्कर इतनी भयानक और जबरदस्त थी कि मंगल पर रिक्टर स्केल पर 4 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 4 साल पहले मंगल की सतह पर उतरे नासा के इनसाइट लैंडर ने इसके बारे में हमें बताया था कि दिसंबर 2021 में मार्स पर आए भूकंप का आखिर कारण क्या था। जिस जगह पर उल्कापिंड गिरा और जहां पर नासा का इनसाइट लैंडर है, उसके बीच की दूरी सिर्फ 3500 किलोमीटर ही है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्स की यात्रा करना सच में खतरों से खेलना है, क्योंकि मार्स के लिए लॉन्च किए जाने वाले लगभग 2/3 मिशन किसी न किसी विफलता या दुर्घटना का शिकार ही हुए हैं। आज तक के सभी मिशंस अनमैन्ड रोबोटिक मिशंस ही थे। ये सब इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम भविष्य में मार्स की सतह पर इंसानों को भेजने की योजना बना रहे हैं और साथ ही साथ हम मार्स को अपना नया घर बनाने के लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं। ऐसे ही मार्स की दुनिया को भयानक दुनिया नहीं कहा जाता। सच में मार्स अपने आप में ही एक भयानक दुनिया है, क्योंकि सोच कर देखिए, यदि हमें मार्स तक इंसान भेजने हो तो हमें कितनी लंबी दूरी तय करनी होगी। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मार्स धरती से हमारे चंद्रमा के कंपैरिजन में करीब 150 गुना ज्यादा दूरी पर मौजूद है। हो सकता है कि आपको ये दूरी ज्यादा ना लग रही हो और आप सोच रहे होंगे कि जिस तरह से धरती से चांद तक हम पहुंच जाते हैं, ठीक उसी तरह से हम मंगल पर भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अगर चांद पर भी गए हैं तो सिर्फ अमेरिका ही गया है। इसके अलावा ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी अभी तक विकसित नहीं हुई है कि चांद पर कोई भी देश आज के समय में कदम रख सके, और वो भी पूरी श्योरिटी के साथ, वो भी ये कह के कि हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को वहाँ चांद पर कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर तो चांद पर जाने के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, तो फिर मार्स तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में मार्स, जो कि करीब 150 गुना ज्यादा दूरी पर है, वहाँ तक जाने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। जितना ज्यादा फ्यूल लगेगा उतना ही बड़ा कैप्सूल बनाना होगा और उतना ही ज्यादा पावरफुल रॉकेट भी चाहिए होगा, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं है। नासा लगातार मार्स पर जाने की प्लानिंग पर काम कर रहा है। उसने ऐसे ऐसे स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन तैयार किए हैं जिनकी हेल्प से आसानी से एक इंसान मार्स पर जा सकता है। लेकिन ये सभी चीजें अभी सिर्फ डिजाइन हैं। ये कब तक डेवलप किए जा सकती हैं, इसके बारे में नासा को भी कुछ नहीं पता है। जब मंगल ग्रह पृथ्वी के बहुत करीब होकर गुजरता है, तभी इसके लिए मिशन लॉन्च किए जा सकते हैं, और ऐसा समय हर 2 साल में सिर्फ एक बार आता है। यानी अगर आप एक बार उस डेट को मिस कर देते हैं तो अगली लॉन्चिंग के लिए आपको 2 साल तक का वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा मार्स तक सुरक्षित इंसानों को पहुंचाने के लिए करीब 1 साल का लंबा वक्त भी लगेगा। ऐसे में दिक्कत यह है कि मार्स से वापस आने के लिए भी हमें 2 साल बाद ही लॉन्चिंग डेट मिलेगी। ऐसे में इतना लंबा समय कई प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है, जैसे कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए पानी, खाना
ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, या तो इनको इतने पावरफुल रॉकेट और कैप्सूल डिजाइन करने होंगे जिनमें करीब 3 से 4 साल के लिए खाना, पानी और ऑक्सीजन मार्स तक लेकर जाया जा सके, या फिर आपको मार्स पर ही यानी कि ऑक्सीजन, पानी और खाने के लिए कई दूसरी चीजें वहां मार्स पर ही उगानी होंगी, या आपको फिर कोई और विकल्प ढूंढने होंगे। आप छोटी मोटी चीजों के लिए सिर्फ पृथ्वी पर डिपेंड नहीं रह सकते। इस यात्रा में इसके अलावा और भी कई दूसरे खतरे हैं, जैसे कि सूर्य से आने वाले खतरनाक आयोनाइजिंग रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशन जो स्पेसक्राफ्ट के लिए खतरा बन सकते हैं। तो वहीं दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत एस्टेरॉइड, स्पेस जंक के स्पेसक्राफ्ट से टकराने के खतरे आदि और भी बहुत सी चीजें हैं जो वहां पर ऊपर स्पेस में हमारे लिए खतरा बन सकती हैं। इसके अलावा मंगल ग्रह पर जाना सस्ता नहीं है। नासा की वर्तमान मंगल मिशन अवधारणा से हमें 1 दशक के दौरान लगभग $50 बिलियन के करीब यानी कि मून मिशन की लागत से भी 2 गुना खर्च आएगा। मार्स सोसाइटी के अध्यक्ष रॉबर्ट जोब्रीन का मानना है कि ये सस्ते में किया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा होगा भी तो भी ये खर्चा 5 से 20 बिलियन डॉलर के बीच है। अंतरिक्ष में जाना स्वाभाविक रूप से जोखिम भरा है, भले ही वो लॉन्चिंग हो या फिर लैंडिंग के समय हो। मंगल पर पहुंचने में लगने वाले 9 महीनों के दौरान किसी भी समय जहाज पर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम फेल हो सकता है, और इसका मतलब ये नहीं कि आपको तेज रेडिएशन और कम ग्रेविटी का सामना करना पड़ेगा। ये मुसीबतें तो आपको हमेशा से रहेंगी ही, इनको हम रोक नहीं सकते। ये आपके एनवायरनमेंट में ही एग्जिस्ट करेंगी। हमें इनसे छुटकारा पाना होगा। हमें इनके लिए बेहतर से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। भले ही हम पर्याप्त धन जुटा लें और डीप स्पेस जर्नी की कठोर परिस्थितियों से भी बच जाएं, लेकिन फिर भी मंगल की सतह पर पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। ऐसी कोई भी तकनीक मौजूद नहीं है जो इंसानों को सतह पर सुरक्षित उतार सके। अब तक हम वहां पर जो भी चीजें पहुंचा चुके हैं वो लगभग एक कार के आकार की हैं। एक बार जब हम उस लाल ग्रह पर होंगे तो हमें इस तथ्य से निपटना होगा कि वो बहुत ज्यादा ठंडा है। औसतन तापमान वहां का 0 से भी 81 डिग्री फ़ारेनहाइट नीचे है, जबकि भूमध्य रेखा के पास गर्मी के दिनों में तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं ध्रुवों के पास सर्दियों में ये 0 से 200 डिग्री नीचे तक भी गिर जाता है। मंगल का पतला वातावरण वहां की सतह को हानिकारक रेडिएशन जैसे कि सूर्य से आने वाले यूवी रेडिएशन और हाई एनर्जी कॉस्मिक रेडिएशन से हमें बचाने में थोड़ा कम कुशल है। ये रेडिएशन पौधों और जानवरों की कोशिकाओं को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, और यहाँ तक ये घातक भी साबित हो सकता है। मंगल का वातावरण अत्यंत पतला है और इसमें केवल 0.15% ऑक्सीजन है, जो सांस लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। वायुमंडल का अधिकांश भाग 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। यदि मंगल ग्रह की मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो मंगल ग्रह पर कृषि एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। पृथ्वी पर पेड़ पौधे उगाने के लिए आपको बैक्टीरिया और रसायनों के सही संतुलन की आवश्यकता होती है, और जहां तक हम जानते हैं कि मंगल ग्रह की मिट्टी बैक्टीरिया रहित और सभी प्रकार के जीवन से रहित है, यानी कि वहां पर कोई भी लाइफ अभी मौजूद नहीं है। तो ऐसे में वहां पर फार्मिंग करना भी हमारे लिए एक बड़ी समस्या है। मंगल ग्रह को पृथ्वी की तुलना में 1/3 से आधी मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिलता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो सूर्य के चारों ओर किस ऑर्बिट में मौजूद है। कम धूप के कारण सोलर एनर्जी से चलने वाले उपकरणों को चार्ज होने में वहां पर थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, और खेती करना वहां पर वैसे भी मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा ये भी एक फैक्ट है कि वहां पर पानी की आवश्यकता होगी, जो जीवन के लिए आवश्यक है, और वहां पर पानी मिलना बहुत मुश्किल है। जैसा कि हम जानते हैं कि मंगल ग्रह एक समय विशाल महासागरों का घर था, लेकिन आज ये ज्यादातर मंगल के ध्रुवों पर बर्फ के रूप में मौजूद है। इसके अलावा मंगल ग्रह अक्सर धूल भरी आंधियों से ग्रस्त रहता है, जो काफी दिनों तक चलती हैं, और 33 से 66 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर धूल कण चलते रहते हैं। दुर्लभ अवसरों पर तूफान इतने बड़े होते हैं कि पूरे ग्रह को कई हफ्तों तक ये कवर कर लेते हैं। कठिन बाहरी परिस्थितियों से बचने के अलावा मंगल ग्रह की यात्रा करने वाले लोगों को लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेलेपन की भावनाओं से भी जूझना होगा, जैसा कि उन्होंने पहले कभी नहीं झेला होगा। और जब पृथ्वी पर अपने दोस्तों से बात करने की बारी आती है तो आपको इससे भी निपटना होगा। मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी से
12.5 प्रकाश मिनट की दूरी पर है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पर किसी से बातचीत करने के लिए उन्हें कम से कम 25 मिनट लगेंगे, यानी कि वहां से भेजा गया संदेश 12.5 मिनट में यहाँ धरती पर आएगा और यहाँ पर बैठे पृथ्वी के लोगों का रिप्लाई भी उन्हें 12.5 मिनट के बाद ही मिलेगा। मंगल पर जाने की यात्रा में मानसिक चुनौतियों के अलावा हमारे शरीर को भी नुकसान हो सकता है। मंगल ग्रह पर आपका वजन पृथ्वी पर आपके वजन का 1/3 होगा, जिसके अप्रत्याशित स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं। हमारी मांसपेशियां पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के तहत विकसित हुई हैं, लेकिन कम गुरुत्वाकर्षण के साथ ये संभव है कि हम मांसपेशियों का द्रव्यमान खो सकते हैं, जैसे कि अंतरिक्ष यात्री जीरो ग्रेविटी के तहत महसूस करते हैं। मंगल को मानव के लिए रिहायशी कॉलोनी में तब्दील करना सबसे बड़ी चुनौती है। मंगल पर ना तो वायुमंडल पर्याप्त है, न ही वायु है और न ही सूर्य की तेज रोशनी। वहाँ का अधिकतम तापमान भी अंटार्कटिका के न्यूनतम तापमान से लगभग बराबर है। हानिकारक सौर किरणें मंगल ग्रह की सतह पर सीधे धावा बोलती हैं। 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना इसका वायुमंडल हमारे लिए दम घोंटू है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह के परिवेश को पृथ्वी जैसा बनाना लगभग संभव है। मंगल को रूपांतरित करके यानी कि उसको टेराफॉर्म करके पृथ्वी जैसा बनाने को वैज्ञानिक मार्स टेराफॉर्मेशन नाम देते हैं। भले ही आपको ये कल्पना रोमांचक लगती हो, मगर टेराफॉर्मेशन आसान नहीं है। इसके साथ अनेकों तकनीकी और पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं हैं। इससे जुड़ा हालिया सुझाव ये है कि अगर मंगल ग्रह पर परमाणु विस्फोट कर दिया जाए तो वहां पर रहने लायक वातावरण बनाया जा सकता है। इसे न्यूक मार्स की संज्ञा दी गई है। सैद्धांतिक रूप से ये दावा किया जाता है कि परमाणु हथियारों के विस्फोट से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, जिससे एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होगा जो मंगल ग्रह की ठंडी जलवायु को गर्म कर देगा और इस तरह से हम मार्स को रहने लायक बना सकते हैं। लेकिन ये आइडिया भी ज्यादा कारगर नजर नहीं आता है। इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंसान मार्स पर पहुंच पाएगा? जैसे कि मंगल की कंडीशंस हैं, तो क्या उनके हिसाब से वहां पर इंसान कभी रह पाएगा, या फिर ये मंगल ग्रह हमारे लिए एक हसीन ख्वाब बनकर ही रह जाएगा? मानव मन की कल्पनाओं की उड़ान का कोई अंत नहीं है। ये उड़ान अंतरिक्ष के इस छोर से लेकर दूसरे छोर तक हो सकती है, लेकिन इसी कल्पना की लंबी उड़ान ने ही मानव को बंदर से इंसान की श्रेणी में ला खड़ा किया है। यदि इंसानों ने कल्पना को हकीकत में बदलने की न ठानी होती, तो शायद आज हम दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने का सफर आसानी से न कर पाते, और न ही अंतरिक्ष की सैर कर पाते, और न ही साल 2030 तक मार्स पर मानव बस्तियां बसाने का लक्ष्य ले पाते। आज हम पृथ्वी से करीब 34 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद मार्स पर मानव बस्तियां बसाने की बात करते हैं, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है जितना कल्पना करना आसान है। आज के इस वीडियो में हम मानव बस्तियां बसाने के समय आने वाली ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, जिनके सॉल्यूशंस के बाद ही मार्स पर मानव बस्तियां बसाई जा सकती हैं। किसी भी जगह मानव बस्तियां बसाने के लिए सबसे जरूरी है वहां पानी का होना। लेकिन हम जानते हैं कि मार्स पर पानी नहीं है, लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि मार्स पर पानी नहीं है? 1970 के दशक के दौरान मार्स के लिए कुछ मिशंस एग्जीक्यूट किए गए थे। मैरिनर 9 और वाइकिंग स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार धरती पर मार्स की तस्वीरें भेजी थी, और उन तस्वीरों की माने तो वहां पर पानी की मौजूदगी होनी चाहिए। साल 2018 में इटली के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के एक रिसर्चर ने अपनी एक रिसर्च पब्लिक की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि मार्स के साउथ पोल की जमीन के करीब 1 मील नीचे एक बहुत बड़ी झील मौजूद हो सकती है। इस रिसर्च में कहा गया कि मार्स के साउथ पोल के नीचे करीब 12 मील चौड़ी एक झील छिपी हुई है। ऐसे ही साल 2018 में ही अमेरिकी भू सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने मार्स पर 8 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की थी जहां कटाव के कारण सतह से करीब 1 मीटर से लेकर 100 मीटर की गहराई में बड़े बड़े हिमखंडों का पता चला है, जिसका एक ही मतलब है कि मार्स पर पानी की मौजूदगी हो सकती है। ऐसे ही 1 साल बाद यानी कि साल 2019 में अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन की एक रिपोर्ट ने यह दावा किया कि नासा के वैज्ञानिकों को मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर के डेटा को स्टडी करके ये पता लगा है कि मार्स के नॉर्थ पोल पर जमीन से करीब 1 मील नीचे बर्फ और रेत की कई दबी हुई परतें मिली हैं।
इतना सब पता चलने के बाद अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि मार्स पर रहने के लिए पानी तो मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर मौजूद इस पानी को आसानी से काम में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये पानी मार्स की मिट्टी के अंदर बंद है और मार्स की मिट्टी में बंद इस पानी को बाहर निकालने का काम और इसे फिर से पीने लायक बनाने के लिए हमारे पास अभी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। लेकिन नासा को इस बात की एक छोटी सी उम्मीद तब मिली जब यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के एनुअल कंपटीशन के मार्स आइस चैलेंज के दौरान कुछ स्टूडेंट्स ने मार्स पर मौजूद पानी को ड्रिल करने के कुछ मॉडल्स सामने पेश किए। इस कंपटीशन से लगभग 10 स्टूडेंट्स के मॉडल्स को सिलेक्ट किया गया, जिन्हें वर्जीनिया के लेगेसी रिसर्च सेंटर में अपने डिजाइन के साथ सिमुलेटेड मार्शियन सब सरफेस आइस से पानी निकालना था। 2019 में हुए इस कंपटीशन को वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की एक टीम ने जीता। इस टीम ने मॉडल को माउंटेनियर आइस ड्रिलिंग ऑटोमेटेड सिस्टम 3 नाम दिया। ये सिस्टम अलग अलग प्रकार की चट्टानों और आइस लेयर्स की पहचान करने, उनका मैप बनाने और ड्रिल करने में पूरी तरह से सक्षम था। इस ड्रिलिंग के बाद वो उस बर्फ से आसानी से पानी निकाल सकता था। स्पेस में माइनिंग को बढ़ाने के लिए नासा ने ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर एक साझेदारी की है। इसी के साथ जुलाई 2019 में नासा ने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा और हनी बी रोबोटिक्स के साथ मिलकर माइक्रोवेव ओवन के आकार के एक स्पेसक्राफ्ट के प्रोटोटाइप को दुनिया के सामने रखा। नासा ने इस स्पेसक्राफ्ट को द वर्ल्ड इज नॉट इनफ यानी कि वाइन नाम दिया है। इस स्पेसक्राफ्ट के बारे में नासा का कहना है कि ये स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड की मिट्टी की माइनिंग कर सकता है, मिट्टी में मौजूद पानी को निकाल सकता है और अगले टारगेट को चूज करके माइनिंग के लिए उसकी तरफ जा सकता है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि मार्स पर मानव बस्तियां बसाने की दिशा में वाटर माइनिंग के लिए टेक्नोलॉजी को ज्यादा स्मार्ट बनाया जा रहा है। किसी भी दूसरे ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने के लिए सबसे जरूरी है वहां जिंदा रहने के लिए एटमॉस्फेयर का होना। लेकिन बात करें मार्स की, तो मार्स का एटमॉस्फेयर किसी भी तरह से मानव के रहने के लिए अनुकूल तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारी इस नई दुनिया के पास अपना खुद का एटमॉस्फेयर तो है, लेकिन ये बहुत ही पतला है और इस एटमॉस्फेयर में मानव जीवन के लिए जरूरी कोई भी गैस मौजूद नहीं है। नासा की माने तो मार्स पर मौजूद एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा है। यहाँ पृथ्वी के मुकाबले 95.3% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ऐसे ही पृथ्वी पर ऑक्सीजन 21% है, जबकि मार्स पर 0.13% ही ऑक्सीजन है। इस कारण यहाँ पर सांस लेना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। पृथ्वी पर 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जबकि मार्स पर नाइट्रोजन सिर्फ 2.7% है। बिना नाइट्रोजन के मार्स पर पेड़ पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे और बिना पेड़ पौधों के यहाँ रहने वाले मानव के भोजन की आपूर्ति नहीं की जा सकती। बात करें अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो पृथ्वी पर ये 1013.25 मिलीबार होता है, जबकि मार्स पर यह सिर्फ 6.1 मिलीबार ही है। बिना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मार्स पर रहना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। मार्स का बहुत ही कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंसान के अंदर मौजूद हवा को बहुत तेजी से बाहर फैलाने के लिए मजबूर करेगा, जिसके कारण उसके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे, उनके कान के पर्दे फट जाएंगे, उनके शरीर में मौजूद पानी तेजी से उबलने लगेगा। ऐसा स्पेस में भी होता है। यही कारण है कि स्पेस में अंतरिक्ष यात्री एक विशेष प्रकार का स्पेस सूट पहनते हैं ताकि उनके शरीर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना रहे। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा पतला होने के कारण ये सतह की गर्मी को रोकने में सक्षम नहीं होता, जिसके कारण ये मंगल की सतह की सारी गर्मी को अंतरिक्ष में जाने से नहीं रोक पाता और इस कारण से मार्स का टेम्परेचर -285 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। साल 2018 में नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित हुई एक रिसर्च की माने तो मार्स पर ऐसा वातावरण बनाने के लिए पर्याप्त तत्व मौजूद नहीं है जो वहां पर मानव जीवन को बनाए रख सकें। इसलिए ये कहा जाता है कि मार्स पर रहने के लिए हमें पृथ्वी से जरूरी चीजें लेकर जानी होंगी और उनकी कमी होने पर फिर से पृथ्वी पर आकर उन्हें लेकर जाना होगा, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा। मार्स पर बसने में सबसे बड़ी परेशानी है वहां पर मौजूद हानिकारक विकिरण की बहुत ज्यादा मात्रा। हम जानते हैं कि सूर्य पर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी रिएक्शन के कारण स्टार्स एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट रेज एमिट करते हैं। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी भारी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, जो कि बहुत खतरनाक होती है।
लेकिन पृथ्वी के पास इसकी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद हैं, जो कि सूर्य से आने वाले खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हमारी सुरक्षा करते हैं। तो वहीं पृथ्वी के थिक एटमॉस्फेयर के कारण अल्ट्रावायलेट रेज जैसी खतरनाक रेज पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती। हमारा सूर्य ही ऐसी खतरनाक रेडिएशन एमिट नहीं करता। इसके अलावा भी बहुत सी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो इस तरह की खतरनाक रेडिएशन को एमिट करती हैं, जैसे कि क्वेसार्स। आकाशगंगा का केंद्र इस तरह की खतरनाक रेडिएशन को एमिट करते रहता है। ये रेडिएशन इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि यदि इंसान सीधे इनके संपर्क में आ जाए तो उसके न्यूरॉन सिस्टम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। जीवन भर कैंसर और स्किन डिजीज जैसी खतरनाक बीमारियां इसी के कारण इंसानों को हो जाती हैं। पृथ्वी के पास तो सुरक्षा के लिए एक कवच मौजूद है, लेकिन मार्स के पास इस तरह का कोई भी कवच मौजूद नहीं है, जिसके कारण वैज्ञानिकों के लिए ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि मार्स पर रहने के दौरान इन सब खतरनाक रेडिएशन से हम किस तरह से बच सकते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में ये दावा किया कि मार्स पर मिशन के दौरान उन्हें पृथ्वी की तुलना में करीब 700 गुना ज्यादा रेडिएशन का सामना करना पड़ सकता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जिससे आने वाले समय में मार्स मिशन के समय वहां पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को वहां के खतरनाक रेडिएशन से बचाया जा सके। एजेंसी इस समय लैब में ही कॉस्मिक रेडिएशन का निर्माण करके उसके रेडिएशन से बचाने वाले मटेरियल्स का निर्माण करने में जुटी हुई है। एस्ट्रोनॉमी की एक रिपोर्ट की माने तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इस बात का पता लगाया कि किस तरह से माइक्रोग्रेविटी में सीमेंट को आसानी से मिला सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के पीछे वैज्ञानिकों का विचार है कि एक दिन मनुष्य मार्स की मिट्टी को काम में लेकर कंक्रीट या फिर कोई ऐसा ग्लू बना सकते हैं जो वहां पर रहने के लिए हमारे स्ट्रक्चर्स का निर्माण कर सके। इस तरह से हम देखते हैं कि भविष्य के मार्स मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को मार्स पर बसाने के दौरान बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। किस तरह इतनी दूरी पर मौजूद मार्स पर एस्ट्रोनॉट्स को हम वहां पर लेकर जाएंगे, वहां पीने के पानी की व्यवस्था किस तरह की जा सकेगी, और तो और मार्स के कड़ाके की ठंड से किस तरह से खुद को बचाया जा सकता है। ये अभी भी एक रिसर्च का टॉपिक है और इस पर बहुत सी डिबेट्स होनी अभी बाकी हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि मार्स पर कॉलोनी बसाने का सपना अभी बहुत दूर की बात लगती है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।